हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो है घटना चक्र का टो सीरीज से जो है हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 3 है। यदि आप वाकई में जेन्युइन तैयारी कर रहे हो और आपको नौकरी की चाह है तो आप हमारी सलाह मानिए, आप आज के सेशन में पेन और कॉपी लेकर पढ़ें, क्योंकि आज का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि अगस्त 2024 में जो 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ उसमें पूछा है कि भारत कौन से स्थान पर रहा। तो भारत जो रहा वो 71 स्थान पर रहा। अब हमें ये नहीं यहाँ से चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, अभी यहाँ पर रुकना है और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है, देखो आपको पता है कि भारत जो है 71 पोजीशन में रहा। ठीक, भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? भारत ने टोटल जो है 33वें ग्रीष्मकालीन में 6 पदक जीते, जो कि काफ़ी निराशाजनक रहा। इन 6 पदक में भारत ने जो है 1 पदक रजत का जीता और 5 जो है कांस्य पदक जीते। क्लियर? गोल्ड मेडल भारत एक भी नहीं जीत पाया। जो एक रजत पदक जीता भारत ने, वो जीता नीरज चोपड़ा ने। किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। ठीक, और नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक से संबंधित हैं। इन 6 मेडल में पहला मेडल भारत के लिए किसने जीता? फर्स्ट मेडल भारत के लिए जीता, वो जीता उन्होंने मनु भाकर ने। ठीक, मनु भाकर ये किस कैटेगरी में जीता? इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जो है जीता। क्लियर हुआ? इसके बाद ये तो भारत के पूछे। नंबर 1 पे कौन रहा? नंबर 1 पे जो था वो अमेरिका रहा 126 मेडल के साथ। नंबर 2 पर रहा चाइना 91 मेडल जीत के साथ। और नंबर 3 पे रहा जापान, जो कि 45 मेडल के साथ रहा। ये भी कुछ सीक्वेंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 33वां ग्रीष्मकालीन हुआ कहाँ? ये जो था 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो थे वो पेरिस में हुए, और पेरिस कहाँ है? फ्रांस में। ठीक, पेरिस में जो 33वां था ये थर्ड, पेरिस में तीसरी बार हुआ है। इससे पहले जो है 1924 में हो चुके हैं और ये 2024 में हुआ। ठीक है, इसके अलावा जो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ इसमें जो है ये प्रश्न पूछ जाते हैं कि जो उद्घाटन समारोह था, उद्घाटन समारोह, इसमें भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक पूछ दिए जाते हैं। तो वो थे पीवी सिंधु एंड शरत कमल अचंता। क्लियर? ये तो भारत के ध्वजवाहक थे। कब? उद्घाटन समारोह में। इसके अलावा जब समापन होता है तो समापन समारोह होता है, समापन समारोह। इसमें ध्वजवाहक कौन थे? इसमें जो ध्वजवाहक थे वो थे पीआर श्रीजेश, जो कि हॉकी खिलाड़ी हैं, एंड मनु भाकर। ठीक, मनु भाकर ये तो थी समापन समारोह की ध्वजवाहक। इसके अलावा अगर हम ओलंपिक की बात करें मित्रों, ओलंपिक की बात करें, ओलंपिक में जो है 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग होती हैं। ठीक, ये पूछ दिया जाता है कौन कौन से कलर की होती हैं। एक आपका ब्लू कलर का होता है, रेड होता है, येलो कलर होता है, ब्लैक कलर होता है और ग्रीन कलर होता है। ठीक, ये पांचों जो रिंग्स हैं वो किसी महाद्वीप को शो करती हैं। ठीक, अगर हम ब्लू कलर की बात करें तो ये किस महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है? ये जो है आपका यूरोप महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। रेड कलर जो है आपका अमेरिका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। वहीं येलो कलर जो है आपका एशिया को,
रिप्रेजेंट करता है। ब्लैक कलर अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, वहीं ग्रीन कलर जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो पढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि जुलाई 2024 में कहां पर भारत 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया? ये जो उद्घाटन जो है वो अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया, ठीक है। और ये किया गया आइजोल में। आइजोल क्या है? आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन की जनगणना वर्ष में की गई। तो गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना जो है किस वर्ष में की गई? ये की गई 1992 में। यानी कि जो मित्रों 8वीं पंचवंशीय योजना जो थी वो 1992 से लेकर 1997 तक चली। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी। ठीक, जब ये 1992 में, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे आपके पीवी नरसिम्हा राव इस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। अगर हम फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, वित्त मंत्री की बात करें, तो वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसी 1992 में यानी कि 8 वर्षीय योजना में जो है एलपीजी की भी बात की गई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसे हिंदी में कहें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्विकरण का कॉन्सेप्ट आया था। क्लियर हुआ? और ये जो बीपीएल जो है ये कौन मंत्रालय करता है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये जनगणना की गई थी, ठीक है। बीपीएल जो है जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना का शुभारंभ कहां पर किया है? करेंट का है। ये जो है 18 से लेकर 30 वर्ष के युवाओं के लिए ये योजना प्रारंभ की गई और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और ये कहां पर किया? मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध, दशराग का मतलब 10 राजाओं का युद्ध, ठीक है, का उल्लेख किया गया है? इसका उल्लेख जो है मित्रों ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर? और ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका जिक्र किया गया। और ये हुआ कहाँ था? ये जो है परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। परुष्णी नदी को आज के समय में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि परुष्णी नदी का पुराना नाम क्या है। अब जब थोड़ा एक और बात कर लेते हैं, नदियों के पुराने नाम भी पूछ दिए जाते हैं। जैसे हम बात करें झेलम, सतलुज और ब्यास, इन नदियों के पुराने नाम भी पूछ दिए जाते हैं। झेलम नदी की अगर हम बात करें, इसको जो है वितस्ता कहा जाता है। वितस्ता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलुज को सतुद्री नाम से जाना जाता था, सतुद्री नाम से जाना जाता था। और ब्यास नदी को बिपाशा रिवर के नाम से जाना जाता था। क्लियर? इसके बाद मित्रों अगर हम ऋग्वेद की हम बात करें, देखो वेद आपके टोटल कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है। इन चारों वेदों को संयुक्त रूप से संहिता कहा जाता है, संहिता के नाम से जाना जाता है। इन 4 वेद में अगर हम बात करें, अगर हम ऋग्वेद की हम बात करें, ठीक, ऋग्वेद, जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, ठीक है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? टोटल 10 मंडल, ये भी पूछा जाता है। और 1028 जो हैं सूक्त हैं, ठीक। इस 10 मंडल में पहला मंडल
और जो 10वां मंडल था इसको जो है सबसे अंत में जोड़ा गया। ठीक, पहला मंडल और 10वां मंडल जो बाद में जोड़े गए। और इसके इसी ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जिक्र है, गायत्री मंत्र। और ये कौन से मंडल में है? ये 3rd मंडल में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर हुआ? इससे इंपॉर्टेंट ऋग्वेद में और जब डिटेल में पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके बाद हम बात करें, ऋग्वेद के बाद बात करेंगे हम लोग यजुर्वेद की। ठीक है, हाँ। अब वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। देखो, यजुर्वेद को जो पढ़ता है उसको अथर्वयु कहते हैं, अथर्वयु कहते हैं। ठीक, ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में मिलता है। इंपॉर्टेंट है, गद्य और पद्य में मिलने वाला वो है वेद यजुर्वेद है। इसी वेद में यज्ञों का वर्णन किया गया है, यज्ञों का वर्णन। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि यज्ञों का वर्णन किस वेद में कहा गया, वो किया गया है यजुर्वेद में। अब हम बात करें मित्रों, इसके बाद हम लोग अगर बात करें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की बात करें। ठीक, सामवेद की अगर हम बात करें, देखो साम का मतलब दोस्तों होता है गान। ठीक, तो यानी कि इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, भारतीय संगीत का जनक। क्यों? क्योंकि इसी में जो है 7 स्वर जो हैं वर्णन है। 7 स्वर आप जानते हैं कि सारे गामा पा, ठीक है, सारे गामा पा धानी सा। ठीक, ये 7 स्वर जो हैं सामवेद में दिए गए हैं। और जो सामवेद को पढ़ता है उसको कहते हैं उद्गाता। क्या कहा जाता है? उद्गाता। क्लियर? अंतिम वेद की हम बात करें जो कि आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये वेदों में सबसे बाद में वेद आया, इसलिए ये जो है अंतिम वेद है, ये भी पूछ दिया जाता है अंतिम वेद। इसमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, जो भी तंत्र मंत्र की विद्याएं और औषधि वगैरह, इन सब का जिक्र जो है वो अथर्ववेद में किया गया है। क्लियर? तो ये वेदों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं ये सारे पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि यात्री इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस देश से आया था? ये जो था आए थे मोरक्को से आए थे। ठीक, और मोरक्को की राजधानी अगर पूछ दी जाए तो रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। ये कब आया? भारत तो आया, भारत कब आया? और भारत जब आया था तो उस समय भारत का शासक कौन था? ये भी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो ये जो थे 1333 ईस्वी में आए और इस समय जो भारत के शासक जो थे वो थे एमबीटी। एमबीटी का मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में एमबीटी। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? इनको जो है दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, काजी पद पर नियुक्त किया मोहम्मद बिन तुगलक ने किनको, और इन्हीं को जो है इन्होंने चाइना अपना दूत बनाकर भेजा था। इब्न बतूता का एक यात्रा वृत्तांत है, या हम कहें एक पुस्तक है जिसका नाम है रहेला। ठीक, रहेला इनकी पुस्तक है जो अरबी भाषा में है, ये भी पूछ दिया जाता है, अरबी भाषा में है। क्लियर? ये तो बात रही इब्न बतूता की। यहाँ तो प्रश्न इब्न बतूता के बारे में पूछ दिया गया है। इसके अलावा और भी तो यात्री आए भारत में, तो वो हमको यहीं पढ़ना है, यहीं जानना है, प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अल बरूनी की, अल बरूनी। ठीक, अल बरूनी जो था वो भारत महमूद गजनवी के साथ आए थे, महमूद गजनवी के साथ ये भारत आया। इनकी 2 इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं, एक है इनकी किताबुल हिंद, किताबुल हिंद या किताब उल हिंद, ऐसे भी लिख सकते हैं, किताब उल हिंद। ठीक है, और दूसरी पुस्तक इनकी जो है
वो है तहकीक हिंद। तहकीक ए हिंद। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक थी। इसके अलावा चाइना के यात्री, चीनी यात्री भी पूछ दिए जाते हैं। चीनी यात्री की हम बात करें तो पहले चीनी यात्री आए फायान, क्लियर, फिर दूसरे आए आपके ह्वेनसांग। चीनी यात्री फायान और ह्वेनसांग की हम बात करें, देखो ये आए 5वीं सदी में। और जब ये आए तो उस समय भारत के शासक जो थे वो थे आपके विक्रमादित्य, या हम कहें चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, इनको ही विक्रमादित्य कहा जाता है। ठीक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फायन भारत में किसके शासनकाल में आए थे, तो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के। वहीं हुएन सिंह की बात करें, ये 7वीं सदी में आए और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। हर्षवर्धन के शासनकाल में आए और इनकी एक पुस्तक है सी यू की, ये एग्जाम में आ चुकी है। सी यू की इनकी पुस्तक का नाम है। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो जबरदस्ती के लॉर्ड बने थे, है ना। हम बात करेंगे कॉर्नवालिस की। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कहाँ की। देखो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली जो है, इसको इस्तमरारी भी कहा जाता है। ठीक, इसको इस्तमरारी नाम से भी जाना जाता है और मालगुजारी भी कहा जाता है, मालगुजारी। ठीक, ये जो है 1793 ईस्वी में स्टार्ट की गई थी और ये जो है भारत में, पूरे भारत में तो नहीं, ये पंजाब, सॉरी पंजाब नहीं, इसको जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा और वाराणसी तक जो है, यूपी के वाराणसी तक जो है इसको लागू किया गया था। तो क्या आंसर हो जाएगा, बंगाल और बिहार। ठीक है, ऑप्शन में बंगाल और बिहार इज ए राइट आंसर। अगर हम कॉर्नवालिस की हम बात करें, इनकी समाधि भारत में ही है और ये कहाँ पर है, गाजीपुर में है। ठीक, इन्हीं को नागरिक सेवा, नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जनक कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इन्हीं को जो है पुलिस व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था का जनक जो है इनको कहा जाता है। इसके अलावा ये तो स्थायी बंदोबस्त थी, इसके अलावा और भी कई व्यवस्थाएं चलाई गई, जैसे कि हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी ये पूरे साउथ इंडिया में की गई थी। ठीक, इसको किसने लागू किया, ये जो है टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड द्वारा ये चलाई गई थी। दूसरी थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था भी चलाई गई थी और ये जो है हॉल्ट मैकेंजी, ये हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई थी और ये जो है राजस्थान की तरफ, पंजाब इधर को लागू की गई थी। क्लियर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया है। देखो कार्यपालिका की हम बात करें, कार्यपालिका जिसे हम इंग्लिश में कहें एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव, थोड़ा इसके बारे में जान। देखो भारत में कार्यपालिकाएं जो हैं, एक तो संघ की कार्यपालिका जिसे हम कहें संघीय कार्यपालिका। ठीक, संघ की कार्यपालिका। ठीक है, भारत में ये व्यवस्था है कि संघ की अपनी अलग कार्यपालिका होगी और राज्य की कार्यपालिका अलग होगी। ठीक, राज्यों की भी कार्यपालिकाएं होंगी, कार्यपालिका। क्लियर हुआ। तो कुछ संघ की जो कार्यपालिका है वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इंपॉर्टेंट है, ये समझने लायक है, और
प्रधानमंत्री एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और चौथे जो हैं आपके महान्यायवादी, जिसे हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो संघ की कार्यपालिका जो है इन लोगों से मिलकर बनती है। इनका वर्णन जो है वो भाग 5 में किया गया है, पार्ट 5 में, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक जो है इनका वर्णन किया है, और महान्यायवादी को आर्टिकल 78 में दिया गया है। क्लियर। वहीं अगर हम राज्यपालिका की हम बात करें, ये किस किस से मिलकर बनी होती है, इसमें देखो राज्यपाल, ठीक, मुख्यमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस राज्य की, और महाधिवक्ता, ठीक। इसका वर्णन जो है इन सभी का वो भाग 6 में दिया है, भाग 6 में, और आर्टिकल 153 से लेकर 167 तक जो है इसमें इसका जिक्र है, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये कि कार्यपालिका जो है किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल, ठीक। एक्चुअली क्या है कि देखो, भारत में नियम और कानून जो है वो विधायिका बनाती है। कौन बनाती है? विधायिका, लेजिस्लेटिव। उन नियम और कानूनों को लागू किस पर होता है? कार्यपालिका। उनको एग्जीक्यूट कौन करता है? कार्यपालिका। तो कार्यपालिका जो है रिस्पॉन्सिबल होती है, कलेक्टिवली बोल सकते हैं ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होती है। लेकिन यदि राष्ट्रपति शासन हुआ तो जो है कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। क्लियर। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा संघ की कार्यपालिका भाग 5 में। क्लियर। भाग 3 की बात करें तो भाग 3 में आपके जो हैं फंडामेंटल राइट की बात की गई है। क्लियर। किसकी बात की गई? फंडामेंटल राइट। और फंडामेंटल राइट को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा, किस भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। टोटल फंडामेंटल राइट वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे, ठीक। जो संपत्ति के अधिकार जो था इसको खत्म कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को खत्म करके अब इसको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक। और इसको जो है आर्टिकल 300A में रखा गया है। क्लियर। तो टोटल फंडामेंटल राइट कितने? और फंडामेंटल राइट लिए कहाँ गए? ये अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। भाग 4 की अगर हम बात करें, इसमें जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, ठीक, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं भाग 4 में दिए गए हैं। और DPSP किस अनुच्छेद तक हैं? ये जो है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिए गए हैं। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है कि पंजाब राज्य निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध है? ये जो है उपजाऊ मिट्टी से समृद्ध है। इसलिए जो है पंजाब को और क्या कहा जाता है? भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, ठीक। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? पंजाब को। कौन कहलाता है? पंजाब जो है भारत का अन्न भंडार कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु निम्नलिखित में से कौन सा है? सरल है, शेर, हाथी, बाघ। कंफ्यूजन ना करना शेर से, ये है आपके वाघ, ठीक है। और इसको कब घोषित किया गया था? 1973 को घोषित किया था। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया जा रहा है, ठीक, जो कि 1 अप्रैल 1973 को लागू हुआ था। भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की हम बात करें, टोटल टाइगर रिजर्व तो कितने हैं? वो है आपके 57, ठीक। 57 टोटल टाइगर रिजर्व है, जिसमें 57 तो में अभी वर्तमान में हम बता रहे हैं वो है रत्तापानी,
रतापानी टाइगर रिजर्व जो है लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, जो कि 57 में है, और ये जो है आपके मध्य प्रदेश में है। क्लियर। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की हम बात करें तो इंटरनेशनल बाघ दिवस की हम बात करें तो ये जो है 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। क्लियर। बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है वो है पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के पार्लियामेंट को और किस नाम से जाना जाता है। भारत की पार्लियामेंट जो है उसको संसद के नाम से जाना जाता है। क्लियर। किस नाम से जाना जाता है? संसद। अब चलो ठीक है, संसद के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक, भारत में संसद होगा, ये किस भाग में है? तो कुछ भारत का संसद का जिक्र जो है वो पार्ट 5 में है। अनुच्छेद की हम बात करें तो आर्टिकल 79 से लेकर 122 तक जो है भारत में संसद के बारे में दिया गया है। संसद की गठन जो है किस आर्टिकल में है कि भारत में संसद का गठन होगा? ये आर्टिकल 79 में भारत में संसद के गठन की बात की गई। संसद कोई एक चीज नहीं है, भारत की संसद जो है वो मेनली 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से 3 पार्ट होते हैं? 3 बॉडी होती हैं। आपके प्रेसिडेंट होते हैं, मतलब राष्ट्रपति से संसद होती है। ठीक, संसद का एक बॉडी जो है राष्ट्रपति है। एक आपका होता है राज्यसभा। ठीक, राज्यसभा। और दूसरा आपका लोकसभा। ठीक, इन तीनों से मिलकर संसद बनती है। क्लियर। राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं। राज्यसभा को जो है इसको अपर हाउस भी कहा जाता है, अपर हाउस। और लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस। इसको इसके बाद इसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है, हाउस ऑफ पीपल। ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, ये और ये लोगों को प्रतिनिधित्व करती है। ठीक, ये परमानेंट हाउस भी है, परमानेंट हाउस। इसको भंग या डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को किया जा सकता है। भाई अगर हम बात करें आर्टिकल 80 जो है राज्यसभा के गठन की बात करता है, वहीं आर्टिकल 81 लोकसभा के गठन की बात करता है। क्लियर। बाकी तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, फिलहाल इतनी जानकारी ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा संसद। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य विधानसभा स्टेट लेजिस्लेचर के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय अंतराल कितना होता है? देखो, राज्यों के सत्र 17 है ना, और ये सब चीज़ें जो हैं या विघटन, इनका वर्णन जो है वो आर्टिकल 174 में दिया गया है। ठीक, इन सत्र की आहूति कौन करता है, मतलब ये सत्र बुलाता कौन है? ये राज्य के राज्यपाल जो है समय समय पर सत्रों को बुलाते हैं। क्लियर। और इन सत्रों के बीच में गैप जो होना चाहिए वो अधिकतम जो है 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्लियर। सो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम बात करें, सबसे पहले माने यहाँ पर समझ लेते हैं कि ये आपका भारत है। ठीक, भारत का ये वाला जो पोर्शन है, ये आपका जो है मित्रों पश्चिमी घाट है। ठीक, जबकि ये वाला पोर्शन जो है वो आपका पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट। इसलिए आराम से समझ, ये दोनों जहां मिलते हैं, ये जो पॉइंट येलो कलर से कर दें, यहाँ पर जो है वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक, नीलगिरी पहाड़ियों के पास मिलते हैं। क्लियर, समझ में आया होगा कि नीलगिरी पहाड़ियों के पास मिलते हैं। अगर इन पहाड़ियों की बात करें, इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है?
हाईएस्ट पीक, मतलब नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये प्रश्न पूछ जाता है। वो है आपका दो दो बेटा। ठीक है, दो दो बेटा। ठीक, या डोडो बेटा ले लें, जो है इसकी जो है वो है डोडो बेटा। क्लियर। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन्स रेंज जो है, हिल्स की जो दो दो बेटा जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। अगर हम पश्चिमी घाट की बात करें, आपको पता है कि इधर जो है आपका अरब सागर है, भारत के इधर अरब सागर, और इधर आपका बे ऑफ बंगाल। ठीक, बंगाल की खाड़ी जो है इस तरफ है। पश्चिमी घाट जो है इधर डिवाइड है ये आपका कोंकण तट में, कोंकण तट, और इधर आपका मालाबार तट। ठीक है, मालाबार तट। वहीं अगर हम बात करें पूर्वी घाट जो है उत्तरी सरकार, इस तरफ जो है आपका उत्तरी सरकार, सरकार या सरकार भी पढ़ते हैं, और यहाँ पर कोरोमंडल तट। ठीक, कोरोमंडल तट, ये याद रखें। क्लियर। अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? आके नीलगिरी पहाड़ियों के पास। नल्ला माला पहाड़ियाँ किस राज्य में है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपकी नल्ला माला पहाड़ियाँ हैं। पालकोंडा भी कहाँ है? पालकोंडा की बात करें, नीलगिरी पहाड़ियाँ जो हैं कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला में फैली हुई हैं। ठीक, पालकोंडा पहाड़ियाँ जो हैं ये भी आपकी आंध्र प्रदेश में हैं, और इलायची पहाड़ियाँ जो हैं वो तमिलनाडु में हैं। ठीक, इसके अलावा पूछ दिया जाता कि पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ये जो है आपकी अनायमुड़ी। अनायमुड़ी चोटी जो है वो पूरे साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? ये कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। क्लियर। आई होप ये बात समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य तौर पर दो फसलों और उनके उगाए जाने वाले क्षेत्र तक सीमित था। वो दो फसलें कौन है, ये यहाँ पर पूछा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दो फसलों का सबसे अच्छा निरूपण है? अगर हम हरित क्रांति की हम बात करें, हरित क्रांति, ठीक है, हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन। ठीक, एम एस स्वामीनाथन, जो लगभग 1967 से लेकर 68 के बीच में स्टार्ट हुई थी। पूरे विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक की हम बात करें तो वह है आपके नॉर्मन बोरलॉग। ठीक, हरित क्रांति में आपके गेहूं के बीज आए थे, जिसे हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स थे, और ये आए कहाँ थे? ये जो थे मैक्सिको से आए थे। ठीक, गेहूं के जो बीज थे वो मैक्सिको से लाए गए थे, ये प्रश्न पूछा जाता है। वहीं अगर हम चावल की हम बात करें, राइस की बात करें, इसके हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो थे वो फिलीपींस से आए थे। ठीक, कहाँ से आए थे? फिलीपींस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो गेहूं और चावल हो जाएगा। क्लियर। और हरित क्रांति के अलावा आपके लिए एक होमवर्क कह सकते हैं कि कई क्रांतियाँ पूछ दी जाती है कि कौन सी क्रांति किससे संबंधित है। जैसे आपकी सफ़ेद क्रांति, भूरी क्रांति, काली क्रांति, है ना, लाल क्रांति, नीली क्रांति, ये आपको क्या करना है? खुद से तैयार कर लेना है। हम जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे, फिलहाल आपके लिए ये होमवर्क है। क्लियर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं और चावल। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि भारत में सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी संयंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला। ये है आपका मुरी एल्यूमिना संयंत्र। ये कब बना था? ये 1948 को ये बना था। ये है कहाँ? ये आपका झारखंड में है। ठीक, ये संयंत्र कहाँ पर है? झारखंड में है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अच्छा, झारखंड का एक नृत्य याद कर लीजिए, या त्योहार कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सरायकेला, सरायकेला छऊ। ठीक,
नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोटक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या विस्फोटक की अवधि के रूप में जाना जाता है। मतलब जनसंख्या विस्फोटक का मतलब क्या होता है कि अरे एकदम विस्फोट हो गया, कोई चीज बहुत ज्यादा बढ़ना है, विस्फोटक है ना। तो ये जो है 1951 से लेकर 81 का जो टेन्योर रहा, ये जनसंख्या विस्फोटक का समय रहा, क्योंकि इसमें मृत्यु दर कम हो गई और जनसंख्या में वृद्धि ज्यादा हो गई, इसलिए इसको जो जनसंख्या विस्फोटक कहा जाने लगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। अब इसके बाद हम जनगणना की हम बात करें, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनगणना भारत में पहली बार 1872 में हुई और वो किसने की, मेयो ने की। क्लियर। इंडिया में फर्स्ट जनगणना जो है मेयो द्वारा की गई। बट दशकीय जनगणना की हम बात करें, हर 10 साल में वो 1881 से स्टार्ट होने लगी और वो रिपन ने के काल में स्टार्ट हुई। क्लियर। इसके अलावा एक 1921 से लेकर 1911 से लेकर 1921 का जो समय था, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो है जनसंख्या में सबसे न्यूनतम वृद्धि दर हुई थी। ठीक, इन 10 सालों में जनसंख्या में जितने भी अभी सेंसस हुए हैं, उनमें सबसे कम वृद्धि दर जो है वो 1911 से और 1921 में हुई। इसलिए 1911 की वर्ष को जो है ना वो कहा जाता है ग्रेट डिवाइडेड ईयर कहा जाता है, महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। क्लियर। इसके बाद इसकी किस संविधान में कहाँ जिक्र किया गया है, किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 246 में जनगणना का जिक्र है, जो कि आपका होम मिनिस्ट्री यानी कि होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत महापंजीयन कार्यालय और जनगणना आयुक्त द्वारा की जाती है। ठीक, जनगणना आयुक्त। वर्तमान में जनगणना आयुक्त कौन है, ये आप पता करेंगे। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि कॉलम 1 में दी गई गैसों को कॉलम 2 में दी गई उनकी गंधों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर CO2 होना चाहिए। क्लियर। तो CO2 की जो गंध जो होती है वो रंगहीन होती है। एक तो ये CO2 रंगहीन होता है और गंधहीन गैस है, तो एक का जो है वो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। H2S की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसे कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक, इसकी गंध कैसी होती है, ये भी रंगहीन होता है और इसके सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। तो बी का क्या हो जाएगा, 1। ठीक, और ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और ये इसका रंगीन और तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है। सो ए का 1, ए का 2, बी का 1 और सी का 3, 213, 213, सी इज अ राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रहने में सहायता करता है। तो यह है आपका विटामिन ए। ठीक, आपको पता है कि विटामिन जो हैं पानी में विलय होती हैं। ठीक, और दूसरी विटामिन जो हैं वो वसा में विलय होती हैं। पानी में जो विलय विटामिन है वो है विटामिन बी और विटामिन सी, जो पानी में विलय हैं। वहीं हमने बताया था कीड़ा, कीड़ा में फैट होता है ना, KDAE, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये वसा में विलय होती हैं। अच्छा, ये जो विटामिन शब्द है, ठीक, विटामिन शब्द किसने दिया, इंपॉर्टेंट है। विटामिन शब्द जो है वो फंक ने दिया था। ठीक, विटामिन ए की खोज और विटामिन बी की खोज जो है वो मैकुलन ने की, मैकुलन। ठीक, वही विटामिन सी की अगर हम बात करें तो विटामिन सी की खोज जो है यूजोक्स होलकट ने की, यूजोक्स होलकट।
ने विटामिन सी की बात खोज की। वहीं विटामिन डी की खोज जो है, विटामिन डी की खोज एफ जी हॉपकिंस ने की। एफ जी हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की। ठीक है, विटामिन ए की हम बात करें, विटामिन ए का केमिकल नाम जो है वो है रेटिनॉल। ठीक, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नाम का रोग हो जाता है। क्लियर हुआ। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, इसको सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। इससे जो है आपका रिकेट्स नाम का एक बच्चों में डिसीज हो जाती है, जो हड्डियों में कमजोर हो जाती हैं। ओस्टियोपोरोसिस नामक, ओस्टियो का मतलब हड्डी होता है, नामक एक डिसीज हो जाती है। विटामिन बी के कई कॉम्प्लेक्स हैं। विटामिन सी को एस्कर्बिक एसिड और स्कर्बी रोग जो है विटामिन सी की हो जाता है। ठीक, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको टोकोफेरोल भी कहा जाता है। और विटामिन के को नेप्थोक्विनोन और रक्त का थक्का जो है विटामिन की कमी से, वो विटामिन के की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विषाणु जनित रोग है? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स जो है विषाणु जनित रोग है। क्लियर। इसका जो वायरस का नाम है विषाणु, इसका चिकन पॉक्स का वायरस का नाम होता है आपका बेरिसेला जोस्टर वायरस। बेरिसेला जोस्टर वायरस नामक वायरस से जो है ये डिसीज हो जाती है। काली खांसी आपको पता है कि ये बैक्टीरिया जनित रोग है। ये बैक्टीरिया के कारण होती है, और किस उस बैक्टीरिया का नाम है बार्डिटेला परट्यूसिस। वार्डिटेला परट्यूसिस, ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है परट्यूसिस। ठीक है, मलेरिया की हम बात करें, ये प्रोटोजोआ से होती है, प्रोटोजोआ से होती है। उस प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम है। वो प्रोटोजोआ का नाम प्लाज्मोडियम। ठीक, ये प्लाज्मोडियम जो है ह्यूमन बॉडी के, हमारी बॉडी में इंटर करता है और ये लिवर यानी कि यकृत में पहुंचता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम से होता है, ये किसने बताया? मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम से होता है, ये किस वैज्ञानिक ने बताया? ये जो है ए लेबेरोन नामक वैज्ञानिक ने बताया। क्लियर हुआ। ये जो मलेरिया जो है एक मादा मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर के काटने से होता है। उस मच्छर का नाम एनाफिलीज है, एनाफिलीज। ठीक है, ये मच्छर से काटने को होता है, ये किसने पता किया? ऐसा किसने बताया? ये बताया रोनाल्ड रोस ने। ठीक है, रोनाल्ड रोस ने ये बताया। ये सभी एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, आप ये मत समझना कि बहुत ज़्यादा, ऐसे ही तैयारी करेंगे, चाहे आप बेसिक लेवल से कर रहे हो या आप रिपीटर हो। रिपीटर हैं तो आपके लिए रिवीजन का कार्य करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, टीबी को पता है कि माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरक्लोसिस से होता है टीबी। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा सभी जीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है? आपको पता ना कि सूर्य, सूर्य से ही तो पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना। और वो फोटोसिंथेसिस में बहुत, जब पौधे अपना भोजन नहीं बनाएंगे तो फिर हम लोग तो पौधों पर ही डिपेंड हैं, तो अंतिम स्रोत क्या होगा? सूर्य हो जाएगा। राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न 21 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी किसी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम है? किसी भी अर्थव्यवस्था में मंदी का परिणाम जो है वो आपकी चक्रीय बेरोजगारी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है? किस प्रकार की बेरोजगारी है? ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और भारत में जो है प्रचंड बेरोजगारी होती है।
प्रचंड बेरोजगारी। ठीक है, कई बार प्रश्न आया, या इसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी क्या होता है ये जरा समझते हैं। देखो, ये कोई माना कि काम है और इस काम को करने के लिए दो व्यक्ति सफिशियंट है, मतलब ये काम दो व्यक्ति आराम से कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ कि इसका ओनर जो है वो लेबर को ढूंढने गया, वहां पर माना कि 10 लोग थे। तो उन्होंने कहा कि भैया काम करना है। तो एक व्यक्ति आया, अच्छा कितना पेमेंट दोगे? इसने कहा 500। अगर दो लोग होते तो दो ही लोग 500 रुपये में आराम से कर लेते, 250-250 मिल जाते। लेकिन भाई वहाँ पर 10 लोग थे, उन्होंने कहा यार चलो भाई हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। अब आप आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि कम जगह में मतलब कम काम होता है, लेकिन लोग चलो ठीक है यार तुम्हारा भी खाना पीना चल जाएगा, तो 10 लोग काम में जुट गए। मतलब काम तो दो लोगों का था, लेकिन वहाँ पर काम 10 लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में तो उनको 500 को डिवाइड कर तो 50-50 रुपये मिलेंगे, है ना। तो प्रचंड बेरोजगारी वो बेरोजगारी होती है जहाँ पर काम तो कम लोगों के लिए है, बट वहाँ पर नंबर ऑफ पीपल या लेबर ज़्यादा काम कर रहे हैं, है ना। वहाँ पर अधिक संख्या में काम कर रहे हैं। तो वो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है प्रचंड बेरोजगारी होती है। और ऐसा लगता है कि अरे यहाँ पर तो सब रोजगार कर रहे हैं, जबकि वो 10-10 5-5 रुपये में वहाँ पर लगे पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार की रोजगारी जो है भारत में प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा देखने को मिलती है, प्राथमिक क्षेत्र में, मतलब वो आपकी कृषि वगैरह में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है ना। कृषि में आपने देखा होगा खेत में कितने लोग काम करते हैं, जबकि वही काम कम लोग भी कर सकते थे। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है प्रचंड बेरोजगारी होती है। आई होप समझ में आया होगा कि प्रचंड बेरोजगारी बेरोजगारी क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें 22। प्रश्न नंबर 22 क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी वाली बात कर रहा है, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। कह रहा है कि ये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है, किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। ये जो योजना जो है 2015 में शुरू की गई, और ये जो है आवाज नहीं, यहाँ पर आवास होगा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। क्लियर। सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है। पुष्कर मेला जो है बहुत बड़ा मेला है, और ये जो है आप जानते हैं राजस्थान का एक मेला है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान। असम की हम बात करें, असम में अम्बुबाची मेला लगता है, अम्बुबाची मेला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर? गुवाहाटी में लगता है। और ये किस मंदिर में लगता है? ये आपका कामाख्या मंदिर में लगता है। ठीक, कामाख्या मंदिर में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है कि एफडीआई का पूर्ण रूप क्या है। एफडीआई का मतलब होता है, ये कई बार एग्जाम में हो चुका है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज ए राइट आंसर। नाम में ही लग रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जब किसी देश के लोग किसी दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना, तो वो आपका क्या होता है? एफडीआई होता है। तभी तो कहते हैं कि भारत में इस बार जो है सबसे ज़्यादा एफडीआई कहाँ से आया है? सिंगापुर से आया। क्लियर। तो ये एफडीआई होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम क्लासिकल डांस की हम बात करें, क्लासिकल डांस शुरुआत में ये पहले 8 थे, बट अब 9 कर दिए गए हैं। क्लियर। तो इस प्रकार से अब क्लासिकल डांस जो है 9 है। एक तो आपका कौन कौन से होते हैं 9? ये जो क्लासिकल डांस है इसमें आपका भरतनाट्यम, ठीक, जो कि आपका कहाँ का है? तमिलनाडु में है। ठीक, इन सब का वर्णन जो है नाट्य शास्त्र में किया गया है। वो आपका एक आपका कुचिपुड़ी, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, कथकली, कथकली, कथक, सत्रिया और मणिपुरी।
ठीक है, और एक आपका उड़ीसी, और ये तो आपके 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। नमा जो जुड़ा है वो है आपका छऊ। क्लियर। तो कुचिपुड़ी की अगर हम बात करें, ये आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम केरला, कथकली भी केरला का है, ठीक। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। सत्रिया इंपॉर्टेंट है, ये भी असम का है। मणिपुरी मणिपुर का है, और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है, ठीक। अब ये छऊ जो है, छऊ 3 प्रकार के होते हैं मित्रों, ठीक। छऊ जो है 3 प्रकार के, एक तो आपका पुरुलिया छऊ या पुरुलिया छऊ, पुरुलिया छऊ, और एक आपका सरायकेला छऊ, सरायकेला छऊ, और दूसरा आपका मयूरभंज छऊ, मयूरभंज छऊ। पुरुलिया छऊ जो है वो आपका पश्चिम बंगाल का है, वेस्ट बंगाल का है। वहीं सरायकेला छऊ मित्रों झारखंड का है, ठीक है, झारखंड। मयूरभंज छऊ उड़ीसा का आपका है। क्लियर। तो कोई सा भी क्लासिकल डांस पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट थे, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश इज अ राइट आंसर। क्लियर। तो मित्रों ये आपके 25 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आए होंगे, और इसकी जो एक्सप्लेनेशन हुई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड था। हमने कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताने की कोशिश नहीं की है। सो अंत में यही कहना चाहेंगे, अगर आपको क्लास ये सेशन अच्छा लगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए वैल्यूएबल है। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।